अध्यक्ष, आदरणीय मंच और हमारे सामने सभागार में उपस्थित विद्वान विदुषी देवियों सज्जनों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा दरभंगा से हूँ और अभी गोयनका कॉलेज के हिंदी विभाग में हूँ, प्राध्यापक में नियुक्त होकर के आया हूँ। दरअसल लेखक हमारे बहुत ही सम्माननीय हैं राम बाबू नीरव जी, क्योंकि मैं जब एमए में पढ़ाई कर रहा था उसी समय में इनकी एक कहानी मैंने पढ़ी थी, रूपाली हार गई। रूपाली शहीद हो गई। अब इस उपन्यास को पढ़ने के बाद लग रहा है कि रूपाली यहाँ शहीद नहीं होती है, यहाँ भी रूपाली है पर रूपाली यहाँ जीत जाती है। यह उपन्यास जो संघनाद है, वास्तव में जो सत्ता और व्यवस्था के लोग हैं उसके खिलाफ ये संघनाद है। और हम कह सकते हैं कि बिहार से लेकर के तिहाड़ तक की संघर्ष यात्रा है ये उपन्यास, जो यहाँ सीतामढ़ी की धरती से उठ करके और दिल्ली तक जाकर के बदलाव की चेतना लाता है। यह उपन्यास हम कह सकते हैं कि वास्तव में जातियों के खिलाफ, व्यवस्थावादियों के खिलाफ आम आदमी का संघर्ष है, उसे रेखांकित करने में सर्वथा समर्थ है। साहित्य में एक परंपरा चली थी और आप सारे विद्वान लोग इसको बखूबी आपको पता होगा कि जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी और वहाँ जब एक भयानक परिवर्तन हुआ अभिजातियों के खिलाफ, जब आम आदमी का संघर्ष हुआ था और वहाँ पर सत्ता में जब परिवर्तन हुआ था, उसका बड़ा ही व्यापक साहित्य पड़ा। उसमें आप देखेंगे कि वो लियो टॉल्स्टॉय जैसे लोग, चेखव जैसे लोग उभर करके सामने आए थे। भारत में जिसकी परंपरा चली थी, जिसमें शरदचंद्र और प्रेमचंद जैसे लोग हैं, हम समझते हैं कि वो परंपरा जो अभिजातियों के खिलाफ आम आदमी के संघर्ष की परंपरा है, वो परंपरा राम बाबू नीरव जी थामे हुए हैं और वो चल रहा है। दरअसल ये उपन्यास जो मैंने पढ़ा और इस पर मैं एक समीक्षा भी लिख रहा हूँ, जो प्रकाशनार्थ किसी न किसी पत्रिका में भेजी जाएगी। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में सीतामढ़ी और बिहार के प्रेमचंद राम बाबू नीरव के रूप में हमारे बीच हैं। वही भाषा, वही शिल्प, वही रंग, वही ढंग, वही आकर्षण, वही सम्मोहन, वही पाठकीयता, वही भाषा, वही शिल्प, वही रचनात्मकता, वही कथ्य, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है इस उपन्यास को पढ़ने के बाद। ये दरअसल और खूबसूरत उपन्यास इस अर्थ में भी है, इसका कथ्य बहुत ही चमत्कारिक है, क्योंकि एक आम आदमी जो यहाँ से संघर्ष करता हुआ, यहाँ परिवर्तन करता हुआ, यहाँ सत्तासीनों और व्यवस्थावादियों से टकराता हुआ दिल्ली तक जाता है, वहाँ अपने आप को स्थापित करता है। और रूपाली जो इसकी नायिका कही जा सकती है, रूपाली दरअसल प्रतीक है उन आम स्त्रियों की, आम लड़कियों की, जो तैयारी करती है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है, लेकिन सपने उसके बहुत बड़े हैं। मंचस्थ कवि महोदय ने बड़ा अच्छा कहा कि चांद के सपने हम भी देख सकते हैं। जो आम आदमी है वो केवल रोटियों के सपने क्यों देखे, चांद के सपने क्यों नहीं देखे। वास्तव में रूपाली चांद का सपन देखती है और वो इसे सिद्ध कर लेती है। रूपाली हमारे सामने एक प्रतीक है कि आम आदमी के घर से भी एक बेटियां उठ सकती है, वह भी व्यवस्थावादियों से लड़ करके अपने मंजिल को हासिल कर सकती है। इसलिए रूपाली बहुत ही मजबूत पात्र है, वो किसी भी स्थिति में टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है। रूपाली हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे समाज के लिए, हम इस रूप में उसे देखते हैं। इसमें आप देखेंगे एक और स्त्री पात्र है, अमृता। कहा जाता है कि ये जो मीडिया वाले लोग होते हैं ये चतुर्थ स्तंभ है। वास्तव में अकबर इलाहाबादी ने बड़ा अच्छा कहा था कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जो अखबार की शक्ति है, जो पावर है मीडिया का, वो पावर दिखाने का काम वो करती है। और किस प्रकार से आज की जो मीडिया है, उस मीडिया का जो एक मुख्य चरित्र है, उससे परे सर्वथा ये एक नए चरित्र को सामने लाती है कि वो कहीं शासन और सत्ता से चिपकती नहीं है, वो अपने लाभ के लिए काम नहीं करती है। जहाँ उसे आवश्यकता होती है उसके खिलाफ वो जंग करती है, वो नौकरी के लिए, वो पैसे के लिए काम नहीं करती है। ये पत्रकारिता एक समय शुरू हुआ था मिशन के रूप में, और आज ये पेशा का रूप धारण कर लिया है। आज ये एक तरह का रोजगार बन गया है। निश्चय ही अमृता इसे रोजगार के रूप में नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में स्वीकार करती है, और इतनी मजबूत पात्र हमारे सामने एक बखूबी आदर्श को सामने रखती है। इस उपन्यास का जो नायक है विजय या विजयकांत, जो यहाँ सीतामढ़ी बिहार से उठ करके और तिहाड़ तक पहुँच जाता है, आप देखेंगे कि ये भी हमारे सामने कई आदर्शों को रखता है। इस तरह के आदर्श पात्रों का निर्माण करके रचनाकार हमारे भीतर की चेतना को जगाना चाहता है। क्योंकि प्रेमचंद ने
1936 ईस्वी में जो एक व्याख्यान दिया था प्रगतिशील लेखक संघ में, उसने साफ कहा था कि हमारा साहित्य वैसा हो जो जगाए सुलाए नहीं, क्योंकि अब और भी सोना मृत्यु के लक्षण है। रचनाकार इस पात्र के माध्यम से हमारी सोई हुई संचेतना को जगाने का काम किया है। यह पात्र जो यहाँ से चल करके दिल्ली तक जाता है, हर जगह संघर्ष करता है, बुराई के खिलाफ लड़ता है, टूटता नहीं है और वहाँ रोजगार की तलाश में जाता है, वो एक व्यापारी बन जाता है। आप देखेंगे कि वास्तव में विजयकांत हमारे सामने एक शानदार आदर्श को रखता है कि एक युवा जब नौकरी के लिए भटकते हैं तो ठीक उसी प्रकार वो भटकता हुआ वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो अपने आप को स्थापित कर लेता है दिल्ली में जाकर के। वो कभी भी समझौतावादी नहीं होता है, हमेशा व्यवस्था के खिलाफ वो संघर्ष करता है, वो लड़ाई लड़ता है। यद्यपि यह उपन्यास और इसके जो पात्र है वो काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में अगर कोई आदमी विजयकांत हो जाए, हमारे समाज में अगर कोई स्त्री रूपाली हो जाए, कोई अमृता हो जाए, तो निश्चय ही हम एक उत्कृष्ट भारत का निर्माण कर सकते हैं। इस रचनाकार ने हमारे सामने इन पात्रों के माध्यम से बखूबी एक आदर्श को सामने रखा है। इस उपन्यास का शिल्प बड़ा ही जबरदस्त है, भाषा बड़ी खूबसूरत है। दरअसल विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि रियल लैंग्वेज मैन इज रियल लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। जो मनुष्य की असली भाषा होती है वही साहित्य की असली भाषा होती है। वास्तव में इसमें मनुष्य की असली भाषा का प्रयोग किया गया है। रचनाकार ने कहीं से कोई बावीय या काल्पनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। दरअसल जिस पात्र की जो भाषा होनी चाहिए, जिस परिवेश की जो भाषा होनी चाहिए, उसी भाषा का प्रयोग रचनाकार ने किया है और यह भाषा निश्चय ही हमें सम्मोहित करती है। यह भाषा हमारी अपनी लगती है, इसलिए आम आदमी की कहानी निश्चय ही आम आदमी की भाषा में लिखी गई है। इसलिए यह उपन्यास इस स्तर से भी बड़ा खूबसूरत है और बेहद पठनीय है। हम रचनाकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे। बहुत समय कम है और बहुत सारे विद्वान वक्ता हमारे सामने है, सबको सुनना भी है और एक काव्य गोष्ठी भी होनी है, उसका भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम बहुत शुभकामना देते हैं रचनाकार को कि ऐसी रचनाएं आनी चाहिए। और एक बहुत दुखद स्थिति है कि जो रचनाकार हमारे किसी शिक्षण संस्थान में नहीं होते, किसी महाविद्यालय के प्रोफेसर नहीं होते, उसे दरअसल थोड़ी सी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। ये दर्द है, ये दुख है। इन रचनाकारों को भी एक मंच मिलना चाहिए, इन रचनाकारों की भी प्रसिद्धि फैलनी चाहिए, इनकी भी रचनाएं हैं वो पाठ्यक्रम में जानी चाहिए, इसे भी लोग जाने, इसकी ज़रूरत है। यह भी हमारे साहित्य को समृद्ध करता। हम इन्हीं लोगों की रचनाओं को पढ़ा करके सरकार से वेतन पाते हैं और ऐसे रचनाकारों को अगर हम सम्मानित नहीं करते हैं, मंच नहीं देते हैं, उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव नहीं रखते हैं, तो निश्चय ही ये गलत है। हम इस मंच से ये निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे रचनाकारों को निश्चय ही सम्मानित करना चाहिए और इनका सम्मान हमारे समाज में होना चाहिए। रचनाकार को पुनः पुनः बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।